हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीटेट 2023 के लिए जो कि आपका 20 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम सारे सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्लासेस भी करा रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी इंग्लिश की जो लैंग्वेज सेकंड अगर आपने चुनी है इंग्लिश, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा चुके हैं जो जनवरी 2021 को हुआ था, जिसमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास, मैथ अर्थात गणित के 30 क्वेश्चन करा चुके हैं बहुत अच्छे से। अगर आप उस क्लास को देख लेंगे तो मुझे लगता है शायद आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा पर्यावरण अध्ययन, उसके सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, कंटेंट प्लस पेडागोजी, और इसके अलावा हिंदी, सारे सब्जेक्ट के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा चुके हैं। क्योंकि आपको पता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम का जो कि सीटेट का एग्ज़ाम है, इसमें प्रीवियस ईयर के काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। तो आज हम इसी सीरीज में इंग्लिश जो लैंग्वेज सेकंड है आपकी, उसको कराने वाले हैं। उसका पूरा पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं जो कि जनवरी 2021 में हुआ था। तो जैसा कि आपको पता है, हिंदी में एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में इसमें 2 पैसेज आते हैं। इसमें क्या होता है भाई, 2 पैसेज आते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें जो पहला पैसेज है वो देख लेते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके फिर हम आंसर देंगे। पहले तो हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ये हमारे पैसेज में क्या क्या लिखा है। तो पढ़ते हैं शुरू से। द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी। जो स्टडी है हैंड राइटिंग की उसे हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। और एंड इट हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड फॉर 100 ऑफ ईयर्स। ये लगभग 100 साल पहले से प्रैक्टिस चल रही है इसकी। प्रोफेशनल फोरेंसिक ग्राफोलॉजिस्ट हैव वर्कड ऑन मैनी कोर्ट केस टू यूज हैंड राइटिंग टू लिंक सस्पेक्ट विद क्राइम्स। जो क्राइम्स के सस्पेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए भी हैंड राइटिंग का हम देखते हैं। कोर्ट केसेस में हम इसका यूज करते हैं लिंक देखने के लिए कि कोई क्राइम से तो रिलेटेड नहीं है। हैंड राइटिंग इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट लीगली इन the case of signature and proving whether signature are real or fake forged can be pivotal. Graphologists also work to verify whether autographs are real or fake. रियल है ऑटोग्राफ या फेक है, ये देखने के लिए भी हम ग्राफोलॉजी का यूज करते हैं। ग्राफोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, हैंड राइटिंग जो रियल है वो फेक है ये देखते हैं। फिर थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है, सम हैंड राइटिंग एनालिस्ट आल्सो study writing samples to determine personality types and some business commission this analysis before hiring new employees. तो कहीं ना कहीं आप इस टाइप से, क्योंकि आप इसमें लिखा है ना डिटरमाइन पर्सनैलिटी भी देखते हैं, और कभी कभी सम बिजनेस कमीशंस में मतलब एनालिसिस किया जाता है बिफोर हायरिंग न्यू एम्प्लॉय। जब न्यू एम्प्लॉय को हम हायर करते हैं उससे पहले भी हम उसके हैंड राइटिंग को देख के कुछ समझते हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उसकी मेंटल हेल्थ जो होती है उस चीज़ को हम इससे जो हैंड राइटिंग से पता लगा लेते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। आगे क्या लिखा है, दे आर कंपेटिबल अकॉर्डिंग टू ग्राफोलॉजिस्ट देयर इज वेरी लिटिल यू कांट टेल फ्रॉम ए पर्सन हैंड राइटिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन पैराग्राफ 4। पैराग्राफ 4 क्या कह रहा है, फ्रॉम साइकोलॉजिकल कंडीशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर एंड सीजोफ्रेनिया टू पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक डोमिनेंस एंड एग्रेशन। इफ़ यू राइट बाई हैंड ग्राफोलॉजिस्ट कैन एनालिसिस यू। तो ग्राफोलॉजिस्ट आपको एनालिसिस कर सकता है। फिर 5वें में क्या लिखा है भाई, ये भी देख लेते हैं। एवरीथिंग फ्रॉम द साइज ऑफ योर लेटर टू हाउ क्लोजली यू स्पेस वर्ड कैन रिवील intricate detail of your personality. In general, the size of your letters can reveal whether you are shy or outgoing. Compared to a standard line sheet of paper, you write with tiny letters that do not reach the top line. You are likely to have a timid and introvert personality. अगर आपकी जो लाइन है, अगर आप किस टाइप के लिख रहे हैं भाई, टिनी लेटर में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब आप टिमिड हैं और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बंदे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, इफ़ यू राइट विद लार्ज लेटर, अगर आप लार्ज लेटर में लिख रहे हैं तो आप क्या होंगे, गो ओवर द टॉप लाइन। यू आर लाइकली टू बी द अपोजिट, मतलब जो टिनी लेटर में जो लिख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट होते हैं। टिनी वाले क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, टिमिड होते हैं,
इसके अपोजिट जो लार्ज लेटर में लिखते हैं लोग वो क्या होते हैं, एक तो आउटगोइंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और अटेंशन सीकिंग पर्सन होते हैं जो लार्ज लेटर में लिखते हैं। इसका जो पैराग्राफ नंबर 6 है वो भी हम पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ 6 क्या कह रहा है, स्टडीज सजेस्ट दैट पीपल हु स्पेस वर्ड्स वाइडली लाइक फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस वेयर एज दोज चूजिंग टू राइट विद स्मॉल स्पेसिस प्रीफर टू बी एमंग अदर एंड डू नॉट लाइक टू बी एलोन। तो अब हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे और पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला हमारा, ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है, ए पर्सनस पॉपुलैरिटी ग्राफ या मेंटल हेल्थ या लाइकली टू फेस इन फ्यूचर या ए पर्सनस चांस ऑफ सक्सेस। जैसा कि मैंने आपको जब थर्ड पैराग्राफ पढ़ा रहा था, अभी जब हमने पढ़ा था तो उसमें साफ साफ क्या लिखा था, ये पर्सनालिटी में और पर्सनालिटी को चेक करता है कहीं ना कहीं, और जो बिजनेस एरिया होते हैं उसमें जो नए एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है तो उससे पहले हम उसके हैंड राइटिंग को देख के पता कर लेते हैं कि वो एम्प्लॉय कैसा है, कहीं ना कहीं हम उसकी मेंटल हेल्थ को पता कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया है, ए पर्सनस मेंटल हेल्थ, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, इसी का पैराग्राफ का 122, क्योंकि 121 से 128 तक इसी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ए पर्सन हु राइट्स विद लार्ज लेटर दैट क्रॉस ओवर टू द टॉप लाइन इज लाइकली टू बी, क्या होगा भाई, आउटगोइंग होगा, इंट्रोवर्ट होगा, एग्रेसिव होगा, डिफिडेंट होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था जो टिनी वर्ड में लिख रहा है वो क्या होगा भाई, टिमिड होगा और इंट्रोवर्ट होगा, है ना। और जिस लार्ज लेटर में लिख रहा है तो वो क्या होगा, आउटगोइंग होगा, कॉन्फिडेंट होगा, और क्या होगा भाई, जैसा कि इसमें 5 नंबर पैराग्राफ में लिखा है, साफ साफ क्या लिखा है भाई, देख लीजिएगा आप। जो लार्ज लेटर में लिख रहा है वो क्या होगा, आउटगोइंग होगा, कॉन्फिडेंट होगा और अटेंशन सीकिंग होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, आउटगोइंग, क्या हो जाएगा भाई, आउटगोइंग, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है, ABC टाइप का क्वेश्चन है। एन अटेंशन सीकिंग कॉन्फिडेंट पर्सन राइट्स विद, जैसा कि अभी हमने देखा था ना, इसमें लिखा था जो टिनी है वो तो इंट्रोवर्ट होते हैं, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। और जो लार्ज लेटर जो लिखते हैं वो क्या कैसे होते हैं भाई, आउटगोइंग होते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं और अटेंशन सीकिंग होते हैं, तो लार्ज लेटर विल बी द राइट आंसर। और कहीं ना कहीं इन लेटर्स का तो हमारे इस पैराग्राफ में यूज ही नहीं था, टिनी लेटर का यूज था और लार्ज, तो लार्ज लेटर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 124, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्राफोलॉजी हैज बीन प्रैक्टिस्ड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स। जी ने इसमें तो 100 ऑफ ईयर्स लिखा था, देखिए आप पहले पैराग्राफ में ही देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा था भाई, 100 ऑफ ईयर्स, क्या लिखा है भाई, 100 ऑफ ईयर्स, और उसमें 1000 ऑफ ईयर्स दिया है, तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमें जो हमारे ऑप्शन दिए हैं वो ट्रू फॉल्स में दिए हैं, क्या दिए भाई, ट्रू फॉल्स ही देखना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारे दिए हैं वो ट्रू फॉल्स में दिए हैं, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो गलत हो गई भाई। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो 1000 ऑफ ईयर्स नहीं है, वो 100 ऑफ ईयर्स होगा, तो पहला तो ए तो गलत हो जाएगा। जो ए जिसमें ट्रू दिया है वो तो हमारा वैसे ही कट जाएगा भाई, जिसमें ए ट्रू दिया है वो तो हमारा वैसे ही कट गया। ए पर्सनस हैंड राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट यू, एवरीथिंग थोड़ी ना पता चल जाता है, हमारी जो पर्सन की हैंड राइटिंग है उसके द्वारा सब कुछ हमें थोड़ी ना पता चल जाता है कि बंदा कैसा है, ये तो पता नहीं चलता ना, सब कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि इसमें लिखा था सब कुछ पता नहीं चलता है, थोड़ी पर्सनालिटी पता चल जाती है। और जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं, न्यू एम्प्लॉय को किसी बिजनेस में, तो हम उसकी थोड़ी मेंटल हेल्थ को पता कर लेते हैं उसकी हैंड राइटिंग से। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि एवरीथिंग पता चल जाता है, क्योंकि रिवील्स मीन्स पता चल जाता है, तो एवरीथिंग तो पता नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। तो जिसमें बी ट्रू दिया है वो भी हमारा गलत हो जाएगा, तो जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है, देख लेते हैं भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड वेरीफाई आर यूज्ड इन द पैसेज। सिमिलर वर्ड मतलब इसका सिनोनियम कहीं ना कहीं पूछा है, मतलब जैसी मीनिंग इसकी है वैसी मीनिंग इनमें से हमें देखनी है किसकी होने वाली है, भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पैराग्राफ 2 में दिया है। वेरीफाई मतलब क्या होता है भाई, सत्यापित करना, किसी भी चीज़ को सत्यापित करना, यही तो होता है। तो सत्यापित करना मतलब कन्फर्म करना कह सकते हो।
कहीं ना कहीं कह सकते हो नोटिफाई तो नहीं होगा इसका, डिस्कवर कोई खोज थोड़ी ना कर रहे हो, और क्लेरिफाई नहीं, कोई ऐसे स्पष्ट थोड़ी ना कर रहे हो, अभी वेरीफाई कर रहे हो, सत्यापित कर रहे हो, मतलब कंफर्म कर रहे हो कि सब कुछ ठीक है नहीं है। जैसा कि सेकंड पैराग्राफ में दिया था ना, तो हम उसमें देखते हैं हैंड राइटिंग जो रियल है या फेक है, रियल या फेक हम क्लेरिफाई थोड़ी ना करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई मतलब कन्फर्म करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सत्यापित करना, सही करना, कन्फर्म मतलब बिल्कुल सही देख लेना, सही है। तो मतलब वेरीफाई और कन्फर्म की जो मीनिंग है बिल्कुल सिमिलर है। कैसी मीनिंग है भाई, सिमिलर है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि कन्फर्म दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सिमिलर मीनिंग है वेरीफाई की वो होगी कन्फर्म, तो कन्फर्म विल बी द राइट आंसर, क्योंकि हमसे एक सिमिलर मीनिंग पूछी गई थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अपोजिट इन मीनिंग टू रिवील पैरा 5, जो कि पैराग्राफ 5 में दिया है। क्या दिया भाई, रिवील। रिवील मतलब पता करना। क्या होता है भाई रिवील मतलब पता करना। तो इसका जो अपोजिट होगा, इसमें पिछले बारे में हमसे पूछा था सिमिलर, लेकिन इसमें पूछा अपोजिट। क्या पूछा, अपोजिट मतलब एंटोनियम भी आप कह सकती हो, हमसे एंटोनियम इसका पूछा गया है। तो रिवील मीन्स होता है पता करना। क्या होता है भाई, किसी चीज़ का पता करना होता है इसका मीन। रिवील जो होता है उसका मतलब होता है पता करना किसी चीज़ को। लेकिन ब्लैकन जो दिया है वो तो होता है काला करना, किसी चीज़ को काला कर देना, कालापन भी कह सकते हो, काला करना, है ना। तो रिपील जो होता है, रिपील क्या होता है, रिपील मीन्स भी क्या होता है, रिपील मीन्स जो होता है वो होता है रद्द कर देना, किसी भी चीज़ को कैंसिल कर देना, कोई भी चीज़ को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, मतलब रद्द कर देना। तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कॉन्सील, कॉन्सील मीन्स होता है ये पता करना। कॉन्सील मीन्स हमारा क्या होता है, कॉन्सील मीन्स होता है छिपाना। मतलब हमारा जो रिवील दिया है, रिवील मीन्स होता है पता करना, और हमें इसका अपोजिट देखना है। तो किसी चीज़ को अगर हम पता कर रहे हैं तो उसका अपोजिट क्या होगा भाई, छिपाना। किसी चीज़ को हम बता रहे हैं तो हमें क्या करना है, अब छिपाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कॉन्सील मीन्स क्या होता है भाई, छिपाना। किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, छिपाना, किसी भी चीज़ को छिपाना। तो कॉन्सील हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे अपोजिट पूछा गया था। तो रिवील का जो अपोजिट होगा वो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कॉन्सील। कॉन्सील विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है देख लेते हैं। Which part of speech is the underlined word in the following sentence? Graphologist can verify whether the autographs are रियल और फेक। रियल और फेक इसमें अंडरलाइन किया गया है ओवर। तो ओवर क्या है, एक एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, प्रोनाउन है, या कंजंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने कई बार जैसे राम एंड श्याम, तो हम दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। जब हम किसी दो चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, कंजंक्शन करते हैं ना, जंक्शन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्टेशन देखी होंगी, कई जगह के लिए ट्रेन जहाँ से जाती है तो वो जंक्शन कहलाती है। तो ऐसे ही ये कई चीज़ों को जोड़ता है, मतलब कई शब्दों को जोड़ता है। तो जैसे ओवर है, एंड है, ओवर है, एंड है, आइदर और है, नाइदर नॉर है। इस टाइप के बहुत सारे वर्ड हैं जो कि कंजंक्शन का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं, शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे रियल और फेक, मतलब वास्तविक और गलत, जो फेक है उस चीज़ को जोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवर का जो यूज हो रहा है वो कंजंक्शन के रूप में हो रहा है। एडवर्ब तो है नहीं, ओवर प्रीपोजिशन भी नहीं, प्रोनाउन भी नहीं है। जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा क्या, कंजंक्शन। तो हमारा जो ओवर है वो क्या है, कंजंक्शन। जैसे एंड होता है आइदर और, नाइदर नॉर, तो ऐसा ही हमारा ओवर क्या है भी, कंजंक्शन का यूज हो रहा है। यहाँ पे जो ओवर है वो क्या है, कंजंक्शन है। तो राइट आंसर विल बी द 4। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कर लिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, जो गलत है वो हमसे पूछा गया है। हैंड राइटिंग इज यूज बाई ग्राफोलॉजिस्ट टू, जो हैंड राइटिंग यूज की जाती है ग्राफोलॉजिस्ट के द्वारा वो किस लिए की जाती है, नेल क्रिमिनल्स, जी नहीं, ये तो नहीं होगा, हमारे पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं था। वेरीफाई जेन्युइननेस ऑफ सिग्नेचर, हम जेन्युइननेस थोड़ी ना देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा हमारा। हेल्प कपल्स टू डिटरमाइन देयर सूटेबिलिटी टू ईच अदर, ये भी नहीं देखते हैं भाई, ये भी हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4। प्रिडिक्ट अबाउट ए पर्सन फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, उसकी जो फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी है वो हम चेक करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। और हमने जितने भी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं 121 से 128 तक, वो सारे के सारे
पैसेज के अकॉर्डिंग दिए हैं। किसके अकॉर्डिंग? पैसेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पैसेज दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अब हमारा फिर से एक पैराग्राफ आ जाता है। रीड द पैसेज फिर से हमारा पैसेज है गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 129 से 135 तक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हम पहले इसका फिर से क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसका आंसर दे देंगे। देयर इज समथिंग वी ऑल वांट टू डू ऑल्दो फ्यू ऑफ अस readily admit it, get rid of guests. For 9 months in the year only my closest friend come to see me. Then when temperatures start soaring in the plains, long lost acquaintances suddenly remember that I exist, and people whom I am barely able to recognize appeal the front door willing to have me. Next have me put next पढ़ते हैं them up for period the ranging from 6 days to 6 weeks। फिर थर्ड पैराग्राफ जो है, थर्ड जो पैसेज है वो देख लेते हैं। ओकेशनली आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन, आई इन्फॉर्म देम दैट द कॉटेज इज ऑलरेडी वर्स्टिंग, दैट पीपल आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। इफ द hopeful start looking around for signs of these uncomfortable guests, I remark, and they have all gone out for a picnic। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 क्या कह रहा है ये भी पढ़ लेते हैं। द अदर डे आई रिसीव्ड विजिटर्स हु प्रूव्ड टू बी मोर थिक स्किन्ड देन मोस्ट। द मैन वाज ए friend of acquaintance of man I had never seen him before, but on the strength of this distance relationship he had his family alone। इस टाइप से आप पूरा पैराग्राफ नंबर 5, 6 और फिर उसके बाद 7, 8 आप पढ़ लेंगे और फिर 9 तक आप पढ़ लेंगे। फिर आप देखेंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग हम इसके आंसर देने वाले हैं। Which one of the following clause does the author not use to get rid of unwanted guest? जो अनवांटेड गेस्ट थे, तो जो मतलब इसमें दिया ना, हमारे पैराग्राफ में दिया था, क्या दिया था भाई, जो अनवांटेड गेस्ट है, जो अनकंफर्टेबल, इसमें पैराग्राफ में क्या दिया है, अनकंफर्टेबल जो गेस्ट है ये लिखा है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या लिखा है भाई, अनवांटेड गेस्ट। तो अनवांटेड गेस्ट, अनकंफर्टेबल गेस्ट और अनवेलकम गेस्ट एक ही बात है, तो हम इसको यही मान के चलेंगे और जो पैसेज है, पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है भाई, ये हमने पढ़ लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही हो सकता है। द प्लेस इज इन्फेस्टेड विथ स्कॉर्पियन। द प्लेस, इसमें क्या हमसे पूछा है, प्लस डज नॉट जो यूज नहीं किया गया है वो, तो द प्लेस इज इन्फेस्टेड विद स्कॉर्पियन ये तो हमारा दिया था। सेंटीपेड्स फॉल फ्रॉम सीलिंग ये भी दिया था। ही हैज ऑलरेडी टू मैनी गेस्ट ये भी दिया था। जैसे कि आपका पैराग्राफ किसने 5 में दिया है, पैराग्राफ 5 में आप एक बार देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं भाई, आई मस्ट वार्न यू अबाउट द स्कॉर्पियन दिया नहीं, सेंटीपेड्स फॉल फ्रॉम सीलिंग ये सब हमारा दिया है। तो जो नहीं दिया है वो हमारा क्या नहीं दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है भाई, देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है, इसमें हमसे यही पूछा गया है ना भाई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड गेस्ट। अनवांटेड गेस्ट के लिए जो गेट रिड नहीं है, ठीक है, तो वही हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, देयर इज एक्यूट वाटर स्कार्सिटी। तो 3 विल बी द राइट आंसर। हमारा 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसेज के अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 130 है, इसका भी हम पैसेज के अकॉर्डिंग ही जवाब देने वाले हैं। पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम गेस्ट। जैसा कि अभी मैंने बताया, पैसेज में आपका दिया था अनकंफर्टेबल और अनवेलकम आपके क्वेश्चन में दिया था, और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, अनवांटेड। तो इसका एक ही मतलब है, ठीक है। तो इसमें फिर से दिया है डज नॉट अप्लाई, जो कि अप्लाई नहीं करता है, वो हमसे पूछा गया है। तो दे आर अटरली सेमलेस, जो गेस्ट थे, अनवेलकम जो गेस्ट थे वो बिल्कुल बेशर्म थे। क्या थे, सेमलेस थे, बिल्कुल बेशर्म थे। जी हाँ, बिल्कुल हमारे पैसेज में ऐसा दिया है। दे वॉन्ट टू एन्जॉय देमसेल्फ एट द ऑथर एक्सपेंस। जी हाँ, वो ऑथर के एक्सपेंशन पे, ऑथर की रुपयों पे एंजॉय करना चाह रहे थे, मज़े करने चाह रहे थे, मनोरंजन करना चाह रहे थे। और दे आर थिक
थिक स्किन भी दिया था, जैसे कि आपके पैराग्राफ नंबर 4 में दिया है, शायद पैराग्राफ नंबर 4 नहीं 3 में दिया है, 4 में ही दिया है। देखिए, मोर थिक स्किन, आई रिसीव विजिटर हु प्रूव टू बी मोर थिक स्किन, जो कि उसने पहले कभी देखे भी नहीं थे, तो मोर थिक स्किन थे, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा है डज नॉट अप्लाई, जो कि डज नॉट जो अप्लाई नहीं हो रहा है वो हमसे पूछा है, तो हमारा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो दे डोंट हैव इनफ मनी स्टे एट होटल, उनके पास बहुत पैसा नहीं था होटल में रुकने के लिए, ये बात गलत है, उनके पास पैसा था लेकिन उसके बाद भी ऑथर के एक्सपेंस पे वो रुकना चाह रहे थे, मज़े करने चाह रहे थे, मनोरंजन करना चाह रहे थे। तो इसमें जो गलत हमसे पूछा है, तो गलत जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देख लेते हैं, पैसेज के अकॉर्डिंग इसका भी हम जवाब देने वाले हैं। द पोस्टमैन डिलीवर टू द ऑथर, ऑथर को डिलीवर करता है क्या, ए लेटर इन्वाइटिंग हिम टू इंटरव्यू, आप महर्षि इंटरव्यू के लिए तो नहीं करता है भाई, डिलीवर नहीं करता है। हिज रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद ए चेक, जी नहीं, चेक के साथ भी नहीं। हिज रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद ए रिजेक्शन स्लिप, जी हाँ, अभी मैं आपको पैराग्राफ में भी दिखाऊंगा। ये लेटर कमीशन हिम टू राइट नो न्यू नोवेल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारे जो हमारा पैराग्राफ कौन सा दिया भाई, पैराग्राफ हमारा 7 और 8 दिया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पोस्टमैन है विद ए रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट, वो क्या आया था, रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ आया था। और आई सेड स्टेयरिंग हार्ड एट ए रिजेक्शन स्लिप, एक रिजेक्शन स्लिप के साथ क्या लाया था, रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट लाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्या दिया अभी, हिज रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट अलॉन्ग विद ए रिजेक्शन स्लिप, रिजेक्शन स्लिप के साथ हम क्या लाया था भाई, रिजेक्टेड मैन्यूस्क्रिप्ट लाया था पोस्टमैन, जो कि ऑथर को डिलीवर किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, क्वेश्चन नंबर 132, इसका भी आंसर हम किसके अकॉर्डिंग देंगे भाई, पैसेज के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड रियडिली, रियडिली जो कि पैरा 1 में दिया है, एज यूज्ड इन द पैसेज, जो कि पैसेज में यूज किया गया है। तो हमें क्या बताया ना, सिमिलर वर्ड बताना है, क्या बताना है भाई, सिमिलर, यानी कि कहीं ना कहीं सिनोनियम बताना है, मतलब जो मीनिंग इसकी है सेम मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है इसमें, वो हमें बताना है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रैंकली मतलब किसी भी चीज़ को दिल खोलकर या साफ साफ बोल देना या सच कह देना, वो होता है हमारा फ्रैंकली, तो ये तो होगा नहीं भाई। ईजली, ईजली हमारा क्या होता है भाई, जैसा कि आपको बता दूं, जो रियडिली मीन्स होता है वो होता है आसानी से करना, क्या करना, आसानी से। मैं आपको लिख दे रहा हूँ एक बार, आसानी से, आसानी से किसी भी चीज़ को करना, आसानी से किसी भी चीज़ को करना। और जो इफ़िशिएंटली होगा ये भी हमारा नहीं होगा, प्लेनली भी हमारा इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्लेनली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से, और जो इफ़िशिएंसी होता है वो कुशलता, मतलब किसी की कुशलता, किसी की क्षमता क्या है उसको दर्शाता है। लेकिन रियडिली मीन्स होता है आसानी से, तो आसानी से ईजली, ईजली और रियडिली एक ही बात है। आसानी मीन्स, ईजली मीन्स भी क्या होता है आसानी से, और रियडिली मीन्स भी होता है आसानी से। तो हमसे सिमिलर मीनिंग पूछा है, तो सिमिलर मीनिंग हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सिमिलर मीनिंग, रियडिली, ईजली एक ही बात है, तो राइट आंसर विल बी द 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। Which one of the following words is opposite in the meaning to the word swearing, जो कि पैराग्राफ 2 में दिया है, एज यूज्ड इन द पैसेज, पैसेज में जो स्वेयरिंग वर्ड यूज किया गया है पैराग्राफ 2 में, उसका अपोजिट हमसे पूछा, क्या पूछा, कहीं ना कहीं एंटोनिया हमसे पूछा गया है। तो इससे पहले कि आप इसका आंसर दें, मैं आपको बता दूं, जो स्वेयरिंग होता है, स्वेयरिंग मीन्स किसी भी चीज़ को बढ़ना, कोई भी चीज़ बढ़े, कोई भी चीज़ बढ़े या क्या हो, उठे, कोई चीज़ बढ़े, बढ़ना या उठना, बढ़ना या क्या कह सकते हैं हम, उठना किसी भी चीज़ का। तो हम बता दें होवरिंग, होवरिंग मीन्स हमारा होता है किसी भी चीज़ पे मंडराना, क्या होता है भाई, मंडराना। और जो एक्सैस्परेटिंग होता है, इसका मीन्स क्या होता है भाई, कष्ट से, कष्ट देने वाला, जो कष्ट देने वाला होता है हम उसे एक्सैस्परेटिंग कहते हैं। और जो फॉलिंग, फॉलिंग मीन्स गिरना, फॉलिंग मीन्स क्या होता है भाई, गिरना। और हमारा स्वेयरिंग मीन्स उठना या बढ़ना, ऊपर को उठना या बढ़ना, और फॉलिंग मीन्स गिरना, मतलब कोई चीज़ नीचे गिर रही है, और स्वेयरिंग मीन्स उठ रही है। तो ये क्या हो गया, अपोजिट, और अपोजिट ही हमसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फॉलिंग। स्वेयरिंग का जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, फॉलिंग। फॉलिंग विल बी द राइट आंसर। स्वेयरिंग मीन्स होता है बढ़ना या उठना, और फॉलिंग मीन्स क्या होता है, गिरना। तो गिरना विल बी द राइट आंसर, फॉलिंग विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 देख लेते हैं क्या कह रहा है अभी।
विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, तो इसमें कौन से में एरर है वो हमें बताना है। बोथ रघुनाथ एज वेल एज रबिश हैव गिवन देयर कंसेंट टू द न्यू प्रपोजल, तो मैं आपको बता दूं हैव गिवन, हैव के बाद साथ थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। देयर कंसेंट बिल्कुल सही है। टू द न्यू प्रपोजल बिल्कुल सही है। तो मैं आपको बता दूं बोथ और एज वेल एज कभी भी साथ में नहीं आती हैं। बोथ और एज वेल एज, इसमें बोथ ना होता रघुनाथ एज वेल एज रविश होता तो एक बार को सही हो सकता था, लेकिन बोथ और एज वेल एज दोनों आ रहे हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। बोथ और एज वेल एज दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो यही हमारा कहीं ना कहीं इसी में हमारा एरर पाया जा रहा है। ए जो है हमारा उसी में गलती पाई जा रही है, एरर पाया जा रहा है। तो ए जिस ऑप्शन में दिया होगा वही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो 2 विल बी द राइट आंसर। 2 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। इसका भी आंसर हमें पैराग्राफ के अर्थात पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सत्य होगा इसके अकॉर्डिंग। पीपल हु विजिट द ऑथर एट ऑन सेट ऑफ द समर, तो जो ऑथर था, ऑथर से जो लोग थे विजिट करने गए थे ऑथर के पास समर में, वो कौन लोग थे। क्या हिज ओल्ड स्कूल मेट्स, उसके जो पुराना स्कूल था उसके मेट्स थे। जी नहीं, हमारा पैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड रिलेटिव्स, जी नहीं, उसने तो उससे पहले कभी देखा भी नहीं था। हमारे पैसेज में लिखा था ना कि उससे पहले उसने कभी देखा भी नहीं था। पीपल होम ही हार्डली नोस, जी हाँ, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वो लोग जिन्हें वो शायद ही जानता हो, शायद वो ना जानता था, तो वो लोग थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पीपल होम ही हार्डली नोस, शायद ही वो जानता था, वो लोग मतलब उसके गेस्ट थे, तो वही उससे मिलने आए थे समर में ऑथर से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अब हमारा जो पोर्शन आ रहा है इंग्लिश में वो आ रहा है पेडागोजी का। हमारा जो अब पोर्शन आ गया वो आ गया पेडागोजी का, तो अब हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 136 है पेडागोजी का, पहला ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है, और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस बार जो 20 अगस्त को एग्जाम होने वाला है उसमें भी आने के चांसेस हैं। इससे एक तो काल्प होता है और एक बेसिक होता है, उससे भी आ सकते हैं। तो अभी मैं बता दूंगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर काल्प। अब आप सोचते होंगे काल्प होता क्या है, CALP होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों ये काल्प एक्चुअली होता क्या है, कॉग्निटिव, क्या होता है भाई, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे हम कोई बुक लिखी है, बुक के रिव्यू हम लिख रहे हैं कहीं पे, बुक के रिव्यू लिखेंगे तो हम पहले उसे पढ़ेंगे, फिर देखेंगे वो कैसा जा रहा है, अभी लोग पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इस चीज़ की चीज़ें जिसमें हमें चिंतन करना पड़े वो हमारी इसके काल्प के अंतर्गत आ जाती हैं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत। इसके साथ ही एक होता है बिक्स, क्या होता है भाई, बिक्स होता है। अब बिक्स का काम क्या होता है, बिक्स की फुल फॉर्म मैं बता दूं, कई बार आपसे काल्प की और बिक्स की फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। तो काल्प की तो होगी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और जो बिक्स होता है उसकी जो फुल फॉर्म होती है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें क्या होता है, इसमें सारी बेसिक चीज़ें हो जाती हैं, जैसे डेली रूटीन की जो चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सुबह हम उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, पेस्ट करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। जैसे हम कहीं अपने ऑफिस डेली जाते हैं, स्कूल कहीं जाते हैं डेली, जैसे हम अपने ऑफिस डेली जाते हैं, स्कूल ही मान लो जाते हैं, तो अगर हमारे स्कूल से कोई व्यक्ति घर आ रहा है तो घर से हम स्कूल डेली जाते हैं, भाई ये डेली रूटीन वाली चीज़ें, तो ये बिक्स के अंदर आ जाती हैं। तो अगर हमारा कोई दोस्त आ रहा है स्कूल से हमारे घर पे आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, उससे आराम से डायरेक्शन बता देंगे, क्योंकि वो हमारी डेली रूटीन वाली चीज़ें, उसमें हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, हमें चिंतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिक्स के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन किसी चीज़ में जिसमें चिंतन करना पड़ता है वो हमारा काल्प के अंतर्गत आता है। जैसे कि कोई एग्जाम्पल के लिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एग्जाम्पल दे दूँ, कोई हमारी बुक है तो बुक के अकॉर्डिंग बुक के कोई हम रिव्यू लिखें तो उसमें हमारे चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे ऑप्शन 1 में ही दिया है राइटिंग बुक रिव्यू, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, काल्प के अंतर्गत आ जाता है किसके अंतर्गत, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन मेकिंग रिजर्वेशन, आरक्षण करना, तो ये तो हमारा बेसिक के अंतर्गत आ जाता है। और कोई हमारी फ़ोन कॉल आ रही है, तो अगर हमारी कोई फ़ोन कॉल आ रही है तो वो तो बेसिक के अंतर्गत आ जाएगी, क्योंकि हम आराम से फ़ोन उठा सकते हैं।
उसमें तो कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, बेसिक के अंतर्गत, ब्रिक्स के अंतर्गत आ जाएगी। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, अब हम सैलून तो भाई हमारे डेली रूटीन का काम है, उसमें हमें कोई दिमाग थोड़ी ना लगाना है कि हमें कैसे जाना है, हमें चिंतन थोड़ी ना करना है। तो ये हमारा ब्रिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो काल्क के अंतर्गत आएगा वो आएगा राइटिंग बुक रिव्यू। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। The branch of linguistics that deals with the explanation of the relation between language and society is known as, वो लिंग्विस्टिक ब्रांच, लिंग्विस्टिक भाषा की वो ब्रांच जिसमें एक्सप्लेनेशन हो रिलेशन का, किसके भी, लैंग्वेज और सोसाइटी, समाज और भाषा का, दोनों का जो जो डील करता हो, उस ब्रांच का नाम क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। सोसाइटल लैंग्वेज, जी नहीं, ये तो नहीं होगी। साइको, ये तो हमारी मन से रिलेटेड, मन और भाषा की आ गई, तो ये भी नहीं होगा। और एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा सोशियल लिंग्विस्टिक, हमारा इसमें समाज भी आ गया और हमारी लैंग्वेज भी आ गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा सोशियल लिंग्विस्टिक विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स इन, तो आपको बता दूं फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है समेटिव असेसमेंट, इनसे रिलेटेड, और मैक्सिमम तो फॉर्मेटिव रिलेटेड, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हर बार जितनी बार भी एग्जाम हुआ है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपका इससे आया जरूर है। तो जैसा कि मैंने आपकी जो हिंदी क्लास कराई थी उसमें पेडागोजी पढ़ाई थी, तब भी मैंने आपको बताया था फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई, रचनात्मक आकलन कहते हैं भाई। ये क्या होता है, जो हम किसी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे जो हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, जो फीडबैक लेते हैं, जो बच्चों से फीडबैक लेते हैं और देते हैं, तो वही जो होता है वही हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। लेकिन समेटिव इसका उल्टा जो होता है, समेटिव असेसमेंट वो क्या होता है, समेटिव जो असेसमेंट होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक अवधि के बाद कोई पेपर लें, कोई एग्जाम लें, जैसे पूरी क्लास के बाद जो क्वेश्चन करें, या हम कोई एग्जाम जो लेते हैं, कोई टेस्ट लेते हैं, तो वो हमारा समेटिव के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो हम परीक्षा के मतलब जब हम पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो हम असेसमेंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, फिर उसका जवाब दूं, आपके जो डाउट है उसको क्लियर करूं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। तो हम देख लेते हैं इसका क्या आंसर होने वाला है। असेसिंग ए टीचर्स इफिशिएंसी इन टीचिंग, जी नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर्स टू इम्प्रूव, जी हाँ, हम बच्चों को क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं, क्या करने के लिए, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनको सुधारने के लिए, उनकी जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो और जो फॉर्मेटिव होता है वो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुधारात्मक असेसमेंट भी होता है। क्या होता है, इम्प्रूवेबल असेसमेंट भी कह सकते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 देख लेते हैं क्या कह रहा है। Communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunity to learners to participate in a proposal टास्क इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हम देख लेते हैं। द ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। द यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, क्या कह रहा है अभी, जो हमारी मदर टंग होती है उसका फ्रीली हम क्लासरूम में क्या करें, यूज करें, ये होगा। या फिर लर्नर्स टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन, तो इसका मतलब ये होगा, कहीं ना कहीं हमारा ये भी सही लग रहा है, पहला वाला भी सही लग रहा है, लेकिन दूसरा वाला देखा जाए तो और भी ज़्यादा सही, लर्नर टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन। क्या भाई, रियल लाइफ सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा भाई, हमारे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। लर्नर्स टू इनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 देख लेते हैं। एज पर स्टीफन क्रेसन, द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प इट डैश इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन। लो एंजाइटी सिचुएशन में जो हेल्प और इनपुट प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, ईजियर होता है, ग्रामेटिकली होता है, या कॉम्प्रिहेंसिव होता है, या
फ्लुएंट होता है। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है भाई, ये होगा कॉम्प्रिहेंसिव। क्या होता है भाई, हम आसान करने के लिए थोड़ी ना, ग्रामेटिकली थोड़ी ना, फ्लुएंट थोड़ी ना, हम क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं उस चीज़ को। क्या करते हैं भाई, कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। ये भाई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसके ऑप्शन अभी भी नहीं दिख पा रहे हैं, लेकिन पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऑप्शन देख लेंगे क्या इसका आंसर होने वाला है। ए टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5। मतलब एक टीचर बच्चों को 5-5 के ग्रुप में बांटता है। एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। इसमें क्या होने वाला है ये देखते हैं, जो सिचुएशन दी हैं। देयर फ्रेंड्स फॉल्स डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। उसका क्या होता है, फ्रेंड क्या होता है, गिर जाता है प्ले फील्ड में और उसे चोट भी लग जाती है। दे आर ट्रैप्ड इन ए बिल्डिंग ऑन फायर। क्या होता है, ट्रैप्ड हो जाता है बिल्डिंग में आग लगने की वजह से। दे आर स्टक अप इन ए ट्रैफिक जैम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा, दिस एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन। ये जो एक्टिविटी करा रहे हैं, ये बताई हैं, तो एक किस पे बेस्ड करती हैं, इसमें क्या बताया गया है ये देखना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जी नहीं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो हो नहीं सकता भाई। ऑडियोलिंगुअल अप्रोच, जी नहीं, ऑडियोलिंगुअल अप्रोच भी ये नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। इसमें क्या कर रहा है भाई, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी सिखा रहा है और भाषा को भी सिखा रहा है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच हो जाएगी, जिसे हम CLT भी कहते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। The one that cannot be further divided into smaller grammatically meaningful component is dash। क्या आएगा भाई, क्या आएगा, इसका हमसे पूछा। तो हमसे क्या पूछा है भाई, जो डिवाइड ना किया जा सके। क्या, द वन दैट, एक वर्ड जो कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जो जिसे डिवाइड ना किया जा सके। जैसे कि जल होता है, हिंदी में अगर हम देखें तो जल, और इंग्लिश में अगर हम देखें वाटर है। जैसे वाटर है, वाटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, है ना। तो स्मॉलर ग्रामेटिकली मीनिंगफुल कंपोनेंट इज क्या होगा, क्या वो फिनोम होगा या मॉर्फीम होगा या डिफॉर्म होगा या सिंटैक्स होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, वो हमारा क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, हमारा जो होगा वो होगा ए मॉर्फिन। क्या होगा भाई, मॉर्फिन, जिसे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या होगा भाई, ए मॉर्फिन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। अलका ए स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड। अलका जो है वो थर्ड क्लास की एक स्टूडेंट है। मेक्स ए मिस्टेक विच मीन्स सा, मतलब सा में मिस्टेक कर देती है। एज ए लैंग्वेज टीचर योर इंटरप्रिटेशन विल बी। आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा, अंत्यक्रिया जो होगी वो क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो अलका एज ए केयरलेस स्टूडेंट, आप क्या समझेंगे, अलका को एक केयरलेस स्टूडेंट समझेंगे, जी नहीं। हम मतलब बच्चे के बारे में कुछ गलत समझ ही नहीं सकते। अगर बच्चे के बारे में कुछ गलत दिया है तो आप समझ लीजिए वो आपका आंसर गलत होगा, वो जो ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलॉग और लैंग्वेज, जी नहीं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं भाई। ये भी हम कैसे कह सकते हैं, ये तो कह सकते हैं हाँ, इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलॉग और लैंग्वेज, ये हम कह सकते हैं भाई, ये हमारा हो सकता है। ये जो हमसे, क्योंकि क्या पूछा है भाई, सा में मिस्टेक कर देती है। तो इसका क्या होगा भाई, केयरलेस तो हम उसे कह नहीं सकते, बच्चे के बारे में कुछ गलत बात होगी वो तो हम सहन नहीं कर सकते, तो वो तो गलत हो जाएगा। अलकास प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि वो उसका उच्चारण सही नहीं है, ये भी कहना गलत हो जाएगा। एज ए टीचर यू विल इग्नोर सच सिली मिस्टेक, हम उसकी सिली मिस्टेक को इग्नोर कर देंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलॉग और लैंग्वेज, उसकी भाषा में क्या हो जाएगा, उसकी भाषा या डायलॉग में क्या होगा, इन्फ्लुएंस की वजह से ये हो सकता है। उसकी मतलब सही से कहीं ना कहीं उसकी जो लैंग्वेज होगी, जो मदर टंग होगी, उसके अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है, उसकी क्षेत्रीय भाषा की वजह से हो सकता है। जैसे कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आप कुछ और तरह से बोलेंगे, बिहार में रह रहे हैं तो कुछ और तरह से बोलेंगे, तो इस वजह से सा में मिस्टेक
हो सकती है। तो ये क्या हो सकता है, लैंग्वेज या डायलॉग में इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। क्षेत्रीय लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है, उस वजह से ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 क्या है देख लेते हैं। ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू मेक ए बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। एक लैंग्वेज टीचर है, वो क्या करता है, स्टूडेंट से बटरफ्लाई विद ए पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शन, वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और पेपर से बटरफ्लाई बनाना सिखाता है इंस्ट्रक्शन देकर। तो जब बच्चे को इंस्ट्रक्शन देगा टीचर और कुछ ऐसी एक्टिविटी करा रहा है टीचर, तो जाहिर सी बात है बच्चे सुनेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे भाई, सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। तो पेपर मेकिंग स्किल सिखा रहा है, जी नहीं, पेपर मेकिंग स्किल तो नहीं सिखा रहा है। पेपर फोल्डिंग स्किल, जी नहीं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जी नहीं, रीडिंग थोड़ी ना करा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो उसकी सुनने की कॉम्प्रीहेंशन है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो सुनने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। ए लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक, सी आल्सो आस्क देम टू राइट द नेम ऑफ द ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश, दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रोमोट। इसके ऑप्शन दिए हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। एक लैंग्वेज टीचर है, एक बच्चे से पूछता है कुछ कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप, क्या एक फूलों का गुलदस्ता बनाने के लिए कुछ फ्लावर कलेक्ट करता है। सी आल्सो आस्क देम टू राइट द नेम, और उनसे क्या कहता है, उनके नाम लिखने को कहता है, ईच फ्लावर के इन देयर लैंग्वेज, जो उनकी मदर टंग है उसमें, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसमें, और इंग्लिश में और उसकी जो मदर टंग है उसमें लिखने को कहता है। तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट, क्या प्रमोट कर रही है कि मतलब बच्चे एक तो इंग्लिश में लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो उनकी भाषा है, चाहे कोई सी भी भाषा हो, जिस क्षेत्र के रहने वाले हों उस भाषा में वो लिखें। तो ये हमें क्या प्रोत्साहित कर रहा है, क्या चीज़ को, किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है देख लेते हैं। लव फॉर नेचर, कोई नेचर से लव के लिए तो नहीं कर रहा है, ये तो नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, जी नहीं, इंटीग्रेशन के लिए भी नहीं कर रहा है। मल्टीलिंगुअलिज्म, मतलब बहुभाषिकता, कहीं ना कहीं ये बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म को क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जहाँ पे बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म आपको अगर दिख जाता है तो कहीं ना कहीं भाई हमारा राइट आंसर होता है। तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये तो हमारा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146 हम देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द टीचर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर, जो इंडिपेंडेंट लर्नर जो होता है उसका क्या रोल होता है वो हम देखने वाले हैं, उसका क्या आंसर होने वाला है ये हम देखेंगे। टीचिंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, या इंटीग्रेटेड मटेरियल, इसका क्या राइट आंसर होगा। तो मैं आपको बता दूं, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। तो इस जो क्वेश्चन दिया है, द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ एन इंडिपेंडेंट लर्नर, तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। लर्निंग एड के लिए हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, क्वेश्चन नंबर 147 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प, क्या हेल्प करता है, जो क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर जो होता है क्लासरूम में वो क्या हेल्प करता है। चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस, जी नहीं, सिलेबस को रिवाइज करने वाली तो बात ही गलत हो जाएगी, ठीक है, ये तो हमारी वैसे ही गलत हो जाएगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट, तो मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं अगर अपॉर्चुनिटी देने वाली बात आ जाए, बच्चे को अवसर देने वाली बात जब आ जाती है, तो वो तो हमारी मैक्सिमम टाइम्स क्या होती है, सही होती है। मैक्सिमम क्या, 99.75% हमारी सही होती है अपॉर्चुनिटी देने वाली बात, जिसमें बच्चा एक्टिव होता है, अपॉर्चुनिटी, नए नए अवसर मिलते हैं, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर तो यही होगा, लेकिन हम दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं। द चिल्ड्रन बट बर्डन्स द टीचर, कि भाई बोझ है, वो तो बोझ तो नहीं है, बर्डन तो नहीं है, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा, बर्डन वाली बात आ गई। चौथा देख लेते हैं, टू शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन की तो बात ही गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द
राइट आंसर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 क्या है देख लेते हैं भाई। स्मॉल किड्स जो छोटे बच्चे होते हैं, देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इनटू एंड फ्रो एंड अप एंड डाउन पोजीशन, फ्रो ओवर अप एंड डाउन पोजीशन। दिस वे ऑफ राइटिंग क्या है? ड्राइंग है, स्क्रीविंग है, इन्वेंटिंग राइटिंग है, या जिगजैग राइटिंग है? इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका जो होगा भाई स्क्रीविंग। ये क्या है भाई? स्क्रीविंग होगी। क्या होगी? स्मॉल किड्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? स्क्रीविंग। इस टाइप से उन्हें लिखना तो आता नहीं शुरू शुरू में, जो स्मॉल किड्स होते हैं तो वो इस टाइप से चिकने करते हैं, स्क्रीविंग करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो लिखना भी सीख जाते हैं, बट जो है लेटर लिखना सीखते हैं, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, इस टाइप से लिखना सीख जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? स्क्रीविंग। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने हिंदी वाली पेडागोजी क्लास में कराया था, कोई नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप एंड देन शेयर देयर पर्सनल रिस्पॉन्स टू द पोएम विद ईच अदर। दिस टास्क प्रमोट्स सोशल इंटरेक्शन एज एडवोकेटेड बाई। इसका क्या होगा भाई? क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है सोशल इंटरेक्शन, और मैंने आपकी हिंदी वाली क्लास में और पेडागोजी की जितनी क्लासेस मैंने कराई हैं उसमें मैंने आपको बताया क्या भाई, अगर लेव बाइगोत्स्की की बात आ जाए तो आप तीन चीज़ें याद रखिए, SCL, SCL, एस मतलब सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज। तो इन तीनों में से अगर कोई चीज़ आ रही है, कोई वर्ड आ रहा है तो समझ लीजिएगा लेव बाइगोत्स्की है। और कहीं ना कहीं अंतःक्रिया की बात कर रही आ रही है, भाषा को अंतःक्रिया से सीखने वाली बात की जा रही है, तो वो हमारा लेव बाइगोत्स्की वैसे ही हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं आप इसमें देख भी सकते हैं सोशल इंटरेक्शन की बात कर रहा है, तो मैंने बताया SCL, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज वाली अगर कोई बात आ जाती तो हमारे कौन आ जाते हैं भाई? लेव बाइगोत्स्की आ जाते हैं। हमारे वैज्ञानिक कौन आ जाते हैं? लेव बाइगोत्स्की आ जाते हैं। तो 4 विल बी द क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाए। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 हम देख लेते हैं। इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फॉर रीचिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। देखिए जो मैंने आपको समझाया कहीं ना कहीं, जो कि आज का पहला क्वेश्चन मैंने पेडागोजी का जो आपको समझाया था उसी टाइप का ये क्वेश्चन आया। अगर आपने वो अच्छे से देखा है, समझा है, तो आप इसका आंसर देखते ही दे देंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। व्हेन स्टूडेंट हैव रिटन डाउन द डायरेक्शन दे विल then present their direction in pairs to each other. This activity will help to increase। ये एक्टिविटी क्या इंक्रीज करने के लिए काम में आ रही है? काल को, कॉग्निटिव एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को, या बिक्स को, देयर बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, या फिर देयर डायरेक्शन, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज। तो इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज ऑफ साइंस ये तो गलत हो जाएगा वैसे ही हमारा, और डायरेक्शन भी हम इसमें नहीं सिखा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, पेडागोजी को जो पहला क्वेश्चन था काल्प से रिलेटेड, जिसकी मैंने फुल फॉर्म भी बताई थी, ये भी कभी कभी आ जाती है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और बिक्स की बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो मैं आपको बता दूं, जो काल्प में होता था मैंने बताया कॉग्निशन, मतलब जिसमें हमें चिंतन करना पड़े, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाता है भाई? काल्प के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जो हमारी डेली रूटीन वाली चीज़ें हैं, जैसे हम स्कूल से घर, घर से स्कूल आते हैं, तो ये तो हमारी डेली रूटीन वाली चीज़ है। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, जैसे हम सैलून जाते हैं, मेकिंग कॉल्स, अगर कोई कॉल आ रही है हम उसको पिक करते हैं भाई, तो वो तो हमारी डेली रूटीन वाली चीज़ है, उसमें हमें कोई दिमाग थोड़ी ना लगाना है। जैसे मेरे पास हाथ में फ़ोन है, अचानक से कॉल आ गई तो मैं रिसीव कर लूँगा, इसमें कोई दिमाग लगाना थोड़ी ना है। तो ये तो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा? बिक्स के अंतर्गत। लेकिन हाँ, और यही हमसे पूछा गया भाई स्कूल से घर, और कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, आप डेली जा रहे हैं, डेली रूटीन वाली बात है, तो ये तो भाई बिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा चिंतन थोड़ी ना करना पड़ेगा, कोई दिमाग थोड़ी ना लगाना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। और जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, वो हमारे काल्प के अंतर्गत आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो कि 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।